3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको ग्राफी विधि द्वारा और फिर आपको बीजगणितीय विधि, इन दोनों के द्वारा हमें आपको पहले तो उसमें कह रहा है कि एक आपको बीजगणितीय विधि में निरूपित कीजिए, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है, और ग्राफी विधि द्वारा, ठीक है, ग्राफी रूप में भी व्यक्त करना है। ठीक है, तो इससे पहले आप लोग क्लास 9th में, ठीक है, बीजगणितीय रूप अर्थात समीकरण बनाना और उसके बाद ग्राफी रूप अर्थात समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण को ग्राफ पे दिखाना आप लोग पहले से सीख चुके हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हम लोग इसको प्रश्न संख्या 1 को बीजगणितीय रूप में कन्वर्ट करेंगे, लिखेंगे और उसके बाद उसका हम लोग ग्राफी रूप भी दिखाएंगे, ठीक है ना। चलिए पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अर्थात तो ये कह रहा है अपनी पुत्री से कि जो हमारी उम्र थी तुम्हारी उम्र से 7 गुना था, ठीक है, लेकिन कब? आज से, वर्तमान से 7 वर्ष पहले, ठीक है। उसके बाद फिर कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अर्थात आज से, वर्तमान से 3 वर्ष के बाद जो हमारी उम्र होगी अर्थात आफ्ताब की पुत्री के उम्र से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है ना। तो फिर इस कह रहा है कि क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय रूप में अर्थात आपको समीकरण बनाने हैं, ठीक है, और उसके बाद ग्राफीय रूप अर्थात आलेख भी खींचना है उस समीकरण के, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो प्रश्न एक ये था, इसका हम हल स्टार्ट करेंगे। इसका हल देखिए, ठीक है। तो इसमें हमें आफ्ताब का उम्र पता है और ना ही उसके पुत्री का उम्र पता है, ठीक है। इसलिए हम मान लेंगे कि माना कि बच्चों मान लेंगे यहाँ पे कि माना कि आफ्ताब की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष मान लेंगे और पुत्री की वर्तमान उम्र आप मान लेंगे y वर्ष, ठीक है। दोनों की उम्र आप अलग अलग मान लेंगे, दो चर राशियों में एक का x मान लेंगे और दूसरी का y मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए 7 वर्ष बाद इसमें दो कंडीशन है। एक तो 7 वर्ष बाद 7 वर्ष पहले, एक जो है 7 वर्ष पहले का है और एक जो दूसरा है 3 वर्ष बाद का है वर्तमान से, ठीक है ना। वर्तमान से एक 7 वर्ष पहले कंडीशन दिया है और एक वर्तमान से 3 वर्ष बाद दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 7 वर्ष पहले देखते हैं कि आफ्ताब की उम्र क्या है, क्योंकि 7 वर्ष पहले ही कंडीशन आपको रखा हुआ है, शर्त रखा हुआ है 7 वर्ष पहले का। इसलिए आफ्ताब की उम्र मतलब कब? 7 वर्ष पहले। आज यदि आफ्ताब x वर्ष का है तो 7 वर्ष पहले x - 7 ईयर, x ऋण 7 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि यदि आज वो 40 वर्ष का होगा तो 7 वर्ष पहले आप 40 में से 7 घटाएंगे अर्थात 33 वर्ष का होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि x में से 7 घटा देंगे, ठीक है। और उसके बाद उसकी पुत्री का उम्र भी निकालेंगे। पुत्री, ठीक है, पुत्री की उम्र बराबर आज y वर्ष की है तो 7 वर्ष के बाद y - 7 वर्ष की होगी पुत्री, ठीक है ना। चलिए अब क्या करते हैं, अब शर्तन प्रश्नानुसार का अर्थ ये हुआ कि जैसे प्रथम कंडीशन में जो शर्त रखा है उसके अनुसार यहाँ पे हम समीकरण बनाएंगे और लिखेंगे, ठीक है ना। तो उसमें ये कह रहा है कि 7 वर्ष पहले जो उम्र है आफ्ताब की अर्थात x - 7, पुत्री 7 वर्ष पहले जो उम्र है पुत्री का उससे 7 गुना है, मतलब कि y - 7 का जब 7 गुना करेंगे अर्थात पुत्री का उम्र 7 गुना करेंगे तब जाकर के आफ्ताब की उम्र के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अर्थात इसमें कह रहा है कि आफ्ताब की उम्र अर्थात x - 7 बराबर
पुत्री के आयु का 7 गुना है, अर्थात y माइनस 7 का 7 गुना, 7 यहाँ पे 7 टाइम्स कर देंगे, अर्थात 7 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम और आगे लेके चलते हैं। तो x माइनस 7 इक्वल टू 7 का y में मल्टीप्लाई होगा 7y, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 7 का 7 में 49, अर्थात x इक्वल टू 7y माइनस 49, और माइनस 7 का जब पक्षांतर होगा ये आपका प्लस 7 होगा, तो x इक्वल टू 7y, और 7 में से 49 माइनस करेंगे तो माइनस 42 इक्वेशन, इसको आप फर्स्ट बना लीजिए। अर्थात प्रथम शर्त के लिए प्रथम जो कंडीशन रखा है उसका बीजगणितीय रूप बच्चों यही है। ठीक है, अब चलते हैं 3 वर्ष बाद। यहां लिखेंगे 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद यहां पे आफ्ताब की उम्र, आफ्ताब की उम्र, जब कभी बच्चों उम्र से संबंधित जब भी आप प्रश्न हल करेंगे, एक बात याद रखें, सबसे पहले आप वर्तमान उम्र माने। ठीक है, दोनों का जो जब उसमें 2 एक्टर होंगे उसमें, ठीक है, तो दोनों का वर्तमान उम्र सबसे पहले माने, और उसके बाद पहले या बाद के अनुसार, यदि पहले कह रहा है तो जितना वर्ष पहले कह रहा है तो उतना आप घटा दो, और जितना वर्ष बाद कह रहा है उतना उसमें आप जोड़ दो वर्तमान उम्र में। ठीक है ना, चलिए तो आफ्ताब की उम्र, ठीक है, आफ्ताब की उम्र कब? 3 वर्ष बाद। तो आफ्ताब की उम्र कितना हो जाएगा? आज यदि आफ्ताब x वर्ष का है तो 3 वर्ष के बाद 3 इसमें जोड़ देंगे, x + 3 ईयर्स वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, और पुत्री का उम्र कितना होगा बच्चों? y वर्ष की है वर्तमान में, तो 3 वर्ष के बाद y + 3, आज मान लेते हैं कि वो 15 वर्ष की है, तो 3 वर्ष के बाद वो 18 वर्ष की हो जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार देखें, क्वेश्चन में ये कह रहा था कि 3 वर्ष के बाद जो हमारी उम्र है, अर्थात आफ्ताब कह रहा है कि जो हमारी उम्र है वो पुत्री से 3 गुनी रह जाएगी। ठीक है, अर्थात x + 3, आफ्ताब की उम्र बराबर पुत्री की उम्र से, अर्थात y + 3 से 3 गुनी रह जाएगी, अर्थात इसका हम लोग 3 गुना कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ बच्चों समझ में नहीं आता है बच्चों को, कभी कभी बहुत इसमें जिक्र करते हैं कि सर जो है 3 गुना हो जाएगा, तो हम लोग इसकी उम्र में 3 से क्यों नहीं गुणा करते हैं? ठीक है ना, हम लोग जब इसका 3 गुना होगा तो इसमें 3 से गुणा करना चाहिए, आप इसके उम्र में 3 से क्यों गुणा कर रहे हैं? ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमें समीकरण बनाना है। ठीक है, इसमें 2 राशियों के बीच समानता दिखाना है, तो इसके लिए आप जरा सोचो, इसको इक्वेशन हटा देते हैं। ठीक है, तो आफ्ताब की जो उम्र x + 3 है, 3 वर्ष के बाद जब पुत्री का हम 3 गुना करेंगे, पुत्री की उम्र का 3 गुना करेंगे, तब जाकर के इसकी बराबरी कर पाएगा। ठीक है, अगर हम समीकरण बनाना चाहते हैं तो यदि हम जो पुत्री है उसका 3 गुना करेंगे, तब जाके आफ्ताब की उम्र का बराबरी कर पाएगा, अर्थात यहाँ पे x + 3, अर्थात आफ्ताब की उम्र बराबर पुत्री के उम्र के 3 गुने के बराबर दिखा देंगे। ठीक है ना, चलिए आगे इसको और बढ़ाते हैं। तो x बराबर यहाँ पे 3 का y में 3y, और धन 3 का 3 में 9, 3 3 के 9 गुना होगा तो, और धन 3 का पक्षांतर हो जाएगा तो ऋण 3, अर्थात x बराबर 3y, और धन 9 में से 3 घटा देंगे 6। ये आपका समीकरण नंबर 2 बन गया। तो बच्चों जो आपका x बराबर 7y ऋण जो 42 है, और x बराबर 3y + जो 6 है, ये जो है उस प्रश्न संख्या 1 में जो शर्तें दी गई हैं उसके लिए यह बीजगणितीय रूप है। ठीक है ना, ये जो है आपका बीजगणितीय रूप है। अब हम लोग इसे इस समीकरण की सहायता से, इन दोनों ही समीकरणों की सहायता से अब हम लोग उसका ग्राफीय रूप भी व्यक्त करना देखेंगे। तो ग्राफीय रूप के लिए बच्चों हम लोग देखें, प्रथम समीकरण जो था पहला वो x बराबर 7y ऋण 42 था, और दूसरा जो था x बराबर 3y और धन 6 था। ठीक है ना, अब समीकरण 1 के लिए हम लोग x और y का मान निकालेंगे। ठीक है,
तो समीकरण 1 के लिए आप देख सकते हैं कि x बराबर 7y और ऋण 42 है, इसलिए इसके लिए हम लोग x और y का मान हम लोग पहले निकालेंगे। क्योंकि क्लास 9th में आप पढ़े होंगे कि जब कभी दो चरों में रैखिक समीकरणों को ग्राफ पे दिखाना पड़े तो हम लोगों को कम से कम x और y के मान 3 निकाल लेना चाहिए। वैसे 2 पे भी हो जाएगा, लेकिन कम से कम हमको 3 निकाल ही लेना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम 3 बिंदु के निर्देशांक जब निकाल लेते हैं बच्चों, ठीक है, और तीनों जब एक सीध में हो जाते हैं तीनों बिंदु, तो हम ये समझ लेते हैं कि जो हमने 3 बिंदुओं का निर्देशांक निकाला है एक समीकरण से तो वो सही है, ठीक है ना। और तीनों ही बिंदु अगर हम 3 बिंदु निकालते हैं और तीनों बिंदुओं में एक बिंदु इधर हो जाए अर्थात एक सीध में ना हो, तो स्पष्ट हम समझ जाते हैं कि हमने जो निर्देशांक निकाला है अर्थात x और y का हमने मान जो निकाला है वो गलत है, ठीक है, स्पष्ट समझ में आ जाता है। लेकिन 2 निकालेंगे तो मान लेते हैं कि इसका निकाला आपने और इसका निकाल लिया, ठीक, एक आपने छोड़ दिया, तो इसको जब मिलाएंगे तो ये तो कहीं भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, तो जाके सीधे वहाँ से मिलेगा, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो वहाँ से आप स्पष्ट आप समझ नहीं पाएंगे कि हमारा जो आंसर आया है वो गलत है या सही है, ठीक है ना। इसलिए हम क्या करते हैं कि कम से कम 3 बिंदु का निर्देशांक अवश्य निकाल लेते हैं। 4 निकालेंगे तो भी वो एक ही सीध में होंगे, 5 निकालेंगे तो भी एक ही सीध में हो, क्योंकि 2 चरों में रैखिक समीकरण के जो हल प्राप्त होते हैं वो अनंत प्राप्त होते हैं, ठीक है, अनंत प्राप्त होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक रेखा में असंख्य बिंदु होते हैं, तो असंख्य उसके निर्देशांक हो सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, x और y के मान यहाँ पे निकालेंगे। देखिए, x और y का मान जब भी आप निकालते हैं आपको ध्यान देना होता है कि आप x और y के मान क्या रखेंगे कि जो मान आएगा, इस मान ये y का मान रखना है, ठीक है, तो y का मान आप वह क्या रखेंगे कि वह जो x का मान होगा छोटा से छोटा प्राप्त होगा, ठीक है ना। हाँ, तो जैसे मान लीजिए कि अगर हम y का मान यहाँ पे बच्चों 7 रख दें, ठीक है, जरा सोचो, डायरेक्टली आपको करना है। यहाँ पे आप चाहे तो एक का चाहे तो x बराबर यहाँ पे लिखेंगे कि y बराबर 7 रखने पर यहाँ पे लिखेंगे, फिर x का मान यहाँ पे रख के निकालेंगे। तो इस तरह से आपका जो प्रश्न होगा बहुत लंबा होगा, उसका हल, प्रश्न के जो हल आएगा वो बहुत लंबा आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप एक सारणी बनाएं और यहाँ पे y के स्थान पे अगर x यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, तो बच्चों x के स्थान पे रखिए। उसके बाद यहाँ x है और यहाँ पे y है, इसलिए y के स्थान पे आपको रखना चाहिए। तो y है तो y का मान यदि 7 रखेंगे तो 7y का अर्थ होता है 7 गुणे y, ठीक है, अर्थात 7 7 49, 49 में से जब 42 आप घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 7, x बराबर 7 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल आपको बता देते हैं। यहाँ पे 7 गुणे और y का मान हमने 7 रखा है और ऋण 42, तो 7 7 49 और ऋण 42 और 49 में से 42 घटा देंगे 7, तो x बराबर देखिए 7 आ गया, ठीक है ना। तो इतना हल करने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखें, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे यदि मैं y का मान 6 रख दूँ, ठीक है, तो 6 रखूँ तो 7 6 के 42 और 42 में से 42 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे यदि हम y का मान 5 रख दूँ, 5, देखिए, तो y का मान यदि y का कॉलम ये है तो y का मान 5 रखें तो 5 7 35 और 35 में से 42 घटा देंगे, आ जाएगा बच्चों ऋण 7, ठीक है ना। तो देखिए, ये समीकरण 1 के लिए आपका x और y का मान निकल गया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 के लिए निकालेंगे x और y का मान। समीकरण 2 के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो समीकरण 2 आपका है x बराबर 3y और धन 6, ये समीकरण 2 है, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पे एक सारणी बना लेंगे हम और सारणी बना करके और x और y का मान उसमें रखेंगे। देखिए, x और यहाँ पे हो गया y, तो y का मान देखिए, y का मान यदि मैं 0 रख दूँ, ठीक है, तो y का मान 3 गुणे y, अर्थात तो y का मान जब 0 रखेंगे तो 3 में 0 का गुणा होगा तो 0 और 0 में 6 जोड़ेंगे बच्चों तो 6 आएगा, ठीक है। यदि हम y का मान ऋण 1 रख देंगे तो 3 गुणे ऋण 1 और 3 में ऋण 1 से गुणा होगा तो बच्चों ऋण 3 होगा और धन यहाँ पे 6 है, अर्थात 6 में से 3 घटा देंगे तो आपका 3 आ जाएगा,
ठीक है। उसके बाद फिर यदि मैं y का मान 2 रख दूं, ठीक है, तो 2 3 6 और 6 12 हो जाएगा। तो थोड़ा ये बड़ा सॉल्यूशन, बड़ा हल उसका आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम ऋण 2 रख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो जब ऋण 2 रखेंगे तो 3 गुणे ऋण 2 करेंगे तो ऋण 6 आएगा, और वहाँ पे धन 6 है और 6 में से 6 घटा देंगे बच्चों 0 आ जाएगा, अर्थात यहाँ 0 लिखेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, ये तो रहे आपका x और y का मान दोनों ही समीकरणों के लिए, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो ग्राफ खींचते हैं। ये आपका देखिए ये y अक्ष है और ये जो है बच्चों x अक्ष है, ठीक है। ये y अक्ष है और ये जो है बच्चों ये x अक्ष है, ठीक है। आप समझ सकते हैं, क्लास 9 में पढ़े होंगे कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेदित करती हैं, ठीक है, तो किसी समतल का 4 बराबर भाग हो जाते हैं, जिसमें का प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाता है। ये आपका प्रथम चतुर्थांश है और ये जो है द्वितीय चतुर्थांश है, ठीक है। ये तृतीय है और ये वाला चतुर्थ है, ठीक है। और जो दोनों लंबवत रेखाएं खींची जाती हैं उनमें जो क्षैतिज रेखा होती है उसे हम x अक्ष कहते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर होती है उसे हम y अक्ष कहते हैं, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे हम किसी कार्तीय तल में, ये कार्तीय तल है, x अक्ष और y अक्ष देखिए जिस तल में स्थित है उसे हम कार्तीय तल कहते हैं। और किसी कार्तीय तल में किन बिंदुओं को यदि दिखाना पड़े तो हम कैसे दिखाते हैं, आप ध्यान से देखें। इसमें आप देखिए सबसे पहले देखना है कि सबसे बड़ा वैल्यू जो मान है वो आपका 7 है, ठीक है, 7 है, इसलिए हम दोनों तरफ 7 तक दिखाएंगे मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये तो 0 होता है क्योंकि ये मूल बिंदु है और मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, ठीक है ना। अर्थात ये आपका ये 1, यहाँ पे 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। उसके बाद फिर आप लेफ्ट में आएंगे तो नेगेटिव नंबर होते हैं, अर्थात -1 -2 -3 -4 -5 -6, और उसके बाद इधर आएंगे तो -7, ठीक है ना। उसके बाद फिर ऊपर की तरफ चलेंगे तो आपका 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। और उसके बाद 0 से जब नीचे आएंगे तो आपका -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7, ठीक है। आपके पास ग्राफ होगा, ठीक है, या खरीद लेंगे आप लोग और उस पर बनाएंगे आप लोग, ठीक है ना। ये बना बनाया आपको मिल जाता है ग्राफ पेपर, ठीक है, और उस पर आप ये जो नंबर्स हैं उन्हें डिनोट कर लेंगे और उसको आप दिखाएंगे, ठीक है ना। चलिए दिखाते हैं समीकरण 1 के लिए ग्राफ कैसे खींचते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले x का मान और उसके बाद फिर y का मान, ठीक है ना। तो x के लिए हम लोग x अक्ष पे चलते हैं और उसके बाद y के लिए y अक्ष पे चलते हैं। ये इसे हम भुज कहते हैं और इसे कोटि कहते हैं, ठीक है। तो भुज होती है जो बच्चों वो y अक्ष से लंबवत दूरी होती है और जो कोटि होती है वो x अक्ष से लंबवत दूरी होती है, ठीक है ना। तो आपका जो भुज इसमें 7 है, अर्थात तो y अक्ष है और मूल बिंदु से देखिए 7 इकाई और भी धन दिशा में 7 यहाँ पे है, और उसके बाद y बराबर 7, अर्थात ऊपर की तरफ देखिए, ऊपर चलेंगे तो इसके सीध में, ठीक है ना। तो ऐसे आप दिखा सकते हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट होगा इसको हम कहेंगे 7 और 7, इसको 7 7 कहेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर 0 6, अर्थात x बराबर 0, यहाँ पे x और y दोनों ही 0 है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर y का मान यहाँ पे 6 है, अर्थात धन 6, 1 2 3 4 5 6, देखिए यहाँ पे इसको आप कहेंगे 0 6, ठीक है, 0 6 कहेंगे। और उसके बाद फिर -7 और 5, अर्थात x का वैल्यू -7 है और y का वैल्यू 5 है। तो देखिए ये x अक्ष है, इस पे आप -7 यहाँ पे आएंगे और +5, तो प्लस ऊपर की तरफ चलना है आपको, अर्थात इसके सीध में आप चलेंगे, आएगा आपका लगभग यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यदि आपने ग्राफ, तो इसको कहेंगे बच्चों हम -7 और 5, ठीक है। यदि आप ग्राफ सही बनाए रहेंगे बच्चों तो ये जो तीनों बिंदु होंगे एक ही सीध में होंगे, ठीक है, एक ही सीध में होंगे, आप बना के देख सकते हैं, ठीक है ना। तो और देखिए, और ये हो गया आपका x बराबर 7y
42। ये इसके लिए ये आपका ग्राफ खींचा गया है, ये ग्राफ है, आलेख है। ठीक है, अब चलते हैं समीकरण नंबर 2 के लिए ग्राफ खींचते हैं। x का मान 6 और y का मान 0। तो x बराबर 6, तो ये 6 यहाँ पे हो जाएगा और y का मान 0 मतलब यहीं पर रहेगा, तो इसको हम कहेंगे 6 और 0। ठीक है ना। देखिए इसको आपको खींचना नहीं है, इसको नहीं खींचना है, इसमें चूँकि ये ग्राफ पेपर तो है नहीं कि ये खींचा हुआ मिलेगा हमको। ठीक है, ताकि हम लोग सीधा उसको पकड़ के इधर से इधर तक जाएंगे। ठीक है, उसमें ग्राफ में रहेगा बना बनाया रहता है, 7 है 7 को पकड़ के इधर चलिए और यहाँ पे 7 है, यहाँ पकड़ के यहाँ पर चले जाइए, आसानी से बना लेते हैं आप। ठीक है ना। उसके बाद फिर 3 - 1 अर्थात x पे 3 मात्रक आगे चलेंगे यहाँ पे, और उसके बाद -1 का अर्थात नीचे आएंगे, y का वैल्यू है, तो ये पॉइंट हो जाएगा 3 - 1। उसके बाद फिर आपको 0 - 2 अर्थात x का वैल्यू 0 है और -2 यहाँ पे है, अर्थात इस पॉइंट को आप कहेंगे 0 - 2। तो ये हो गया आपका 0 - 2। ठीक है, अब इसको आप सीधे ऐसे तीनों बिंदुओं को एक साथ मिला दें। ठीक है, और ये जो समीकरण है बच्चों x बराबर 3y और धन 6 के लिए है। ठीक है, तो इस तरह से आपका पहले जो दिखाया गया x बराबर 3y ऋण 42 और x बराबर 3y धन 6, ये जो थे उसके लिए जो प्रश्न था उसके लिए ये बीजगणितीय रूप थे, और इन बीजगणितीय रूपों को हमने आलेख के रूप में दिखा दिया है। ठीक है, ये पहला आलेख था पहले के लिए और ये दूसरा समीकरण के लिए आलेख था।